मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में कोई भी उमंग न थी और वजह ये थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन थी। मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। मैं इस समय दिमागी दबाव में थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सांसें अटक गई थीं, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बेचैनी की वजह यह भी थी कि मैं अपनी ही दोस्त की सौतन की हैसियत से इस घर में आई थी। नताशा से मेरी दोस्ती उस समय हुई थी जब मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। मैंने जब आँख खोली तो खुद को अनाथ आश्रम में ही देखा था। मैंने होश संभालते ही अनाथ आश्रम का माहौल देखा था और मेरी इंचार्ज ने ही मुझे बताया था कि तुम एक दिन की थी जब तुम्हें कोई अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर चला गया था। शायद मैं अपनी माँ की 5वीं या फिर छठी बेटी थी और मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक की धमकी दी होगी कि अगर बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, इसीलिए उसने चुपचाप मुझे झूले में डाल दिया होगा। या फिर मैं किसी की नाजायज औलाद थी जो किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर मुझसे जान छुड़ाई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ कौन है, मेरे बाप कौन हैं। बस 3 साल की उम्र में जब होश संभाला तो खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया था। वहाँ रूखी सूखी रोटी जैसी भी मिलती थी चुपचाप खा लेती थी। बचपन से ही हमें सब्र करना सिखाया गया था। मुझे क्या, अनाथ आश्रम में रहने वाले हर बच्चे का यही हाल होता था। लेकिन एक रात मैं सो रही थी जब मुझे रोती हुई बच्ची की आवाज़ सुनाई दी थी। क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी इसलिए मेरी आँख खुल गई थी। मुझे लगा जैसे वो रोने वाली बच्ची की आवाज़ मेरे कहीं पास से ही आ रही हो। उसकी आवाज़ ने जैसे मुझे बेचैन कर दिया था कि तभी अचानक से ही हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक नौकरानी खड़ी थी जो एक 5 साल की बच्ची का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आई थी। मेरी उम्र भी लगभग 5 साल ही थी। वो बच्ची रोए जा रही थी, मम्मी मम्मी पुकार रही थी कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी मम्मी के बगैर मर जाऊँगी, भगवान के लिए मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। वो नौकरानी कहने लगी कि तुम्हारा ठिकाना अब यही है, इसलिए रो रो कर हमें तंग मत करो। मेरे साथ वाला बिस्तर खाली था। नौकरानी ने उसे वहां बिठा दिया और कहने लगी चलो सो जाओ, और खबरदार जो अब तुमने रो रो कर सारा अनाथ आश्रम सर पर उठाया, जब से आई हो रोए जा रही हो। नौकरानी ने उसे डांट दिया और बाहर चली गई। मैं उठकर बैठ गई थी। वो मुझे देखने लगी, साथ ही साथ सिसकियां भरने लगी, कुछ डरी सहमी भी लग रही थी, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर दया आ गई। अचानक पता नहीं क्यों मुझे नताशा को देखकर अपने दिल में एक मोहब्बत सी महसूस हुई थी। मैं उसके बिस्तर पर आ गई और उसे अपने साथ सीने से लगा लिया। शायद उसे भी एक हमदर्द की ज़रूरत थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो। वो कहने लगी मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ एक बस में सफ़र कर रही थी। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ मेरी मम्मी की सहेली रहती हैं, लेकिन रास्ते में बस खाई में गिर गई। मेरे भी सर पर चोट आई थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो मैं सड़क पर लेटी हुई थी और मेरे आसपास पुलिस वाले भी थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को होश आ गया है। जब मैं उठी तो वहां मौजूद पुलिस वालों में से मैंने अपने माँ बाप के बारे में पूछा, लेकिन वो लोग कहने लगे सब लोग खाई में गिरकर मर चुके हैं, बस तुम ही जिंदा बची हो। ये कहकर 2 दिन तक उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद वो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। लेकिन मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है। मेरे मम्मी पापा कैसे मुझे छोड़ कर जा सकते हैं। ये सुनकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। नताशा कहने लगी मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा बहुत बड़ा सा कमरा था, मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर अपने वापस जाना है। वो रो रही थी और उसकी सिसकियाँ मुझे तकलीफ पहुँचा रही थीं। मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने नताशा में ऐसी क्या बात थी कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी और फिर वो भी धीरे धीरे मुझे चाहने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया हम दोनों का ये हाल था कि एक जान और 2 शरीर थे। फिर तो जहाँ नताशा होती वहाँ मैं पाई जाती। जब तक नताशा नहीं आ जाती थी मैं खाना नहीं खाती थी और उसका भी तो यही हाल था। समय के साथ साथ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। हमने अनाथ आश्रम में ही 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। हम लोग पढ़ने में भी बहुत होशियार थे, इसलिए इंचार्ज से अनुमति लेकर हमने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और फिर कॉलेज के बाद हम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाने लगे। उसी समय नताशा के लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया। उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की थी, लेकिन वो भी अब मर चुके थे। उनका घर अपना था, अच्छा कमाता था। उसने सोचा कि वो अनाथ लड़की को सहारा देगा, लेकिन वो कहता था कि लड़की को मैं खुद देखकर पसंद करूंगा। हालांकि मैं भी प्यारी थी, खुश शक्ल थी, लेकिन नताशा बेहद हसीन थी।
हम 5 लड़कियां थीं जो उम्र में कम थीं और बाकी लड़कियां छोटी थीं या फिर ज़्यादा उम्र की हो चुकी थीं, इसलिए इंचार्ज ने हमें ही बुलाया था। उस नौजवान ने सरसरी सी नज़र हम पर डाली और नताशा पर जाकर उसकी नज़र रुक गई थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही नताशा की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो बहुत ही परेशान हो गई थी। इंचार्ज ने कहा, ठीक है, आप कल को आ जाना, नताशा की और तुम्हारी बहुत ही सादगी से हम शादी कर देंगे। लेकिन इंचार्ज की बात सुनकर नताशा ने कहा कि मुझे नहीं करनी शादी। ये कहकर वो फौरन वहाँ से निकल गई थी। हम चारों लड़कियां और इंचार्ज उसे हैरत से जाता देखने लगे। कोई भी इस बात की वजह नहीं जानता था। वो लड़का भी कुछ परेशानी का शिकार हो गया था। इंचार्ज ने कहा कि ऐसा करें, आप किसी और लड़की को पसंद कर लें। लेकिन वो लड़का कहने लगा, मुझे वही लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अचानक से शादी की बात पर वो घबरा गई हो। आप उसे समझाएं, मैं 2 दिन बाद पंडित जी को लेकर आ जाऊंगा। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। इंचार्ज ने ठंडी आह भरी। पहली बात तो ये कि अच्छे रिश्ते यहाँ आते नहीं थे, और अगर किस्मत से आ भी जाता था तो लड़की उसे अपनी खुशनसीबी ही समझती थी। हम उस लड़के की अच्छी तरह से छानबीन करा चुके थे। वो बहुत ही शरीफ नौजवान था, अच्छा कमाता है, अपना घर है। नताशा को और क्या चाहिए था। फिर इंचार्ज मुझसे कहने लगी, सुनैना, तुम समझाओ नताशा को, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने कहा, जी मैडम, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। हैरान तो मैं भी थी कि नताशा ने इनकार क्यों किया। जब मैं ऊपर कमरे में गई तो वह बेतहाशा रोए जा रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लगकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, सुनैना, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मैंने कहा, क्यों नहीं करनी, क्या बुराई है उसमें? ना तो वो बूढ़ा है, ना ही शक्ल सूरत का बुरा है, और ना गरीब है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वाली को मिलते हैं। माँ बाप के घर बैठी बेटियों के लिए भी ऐसे रिश्ते आ जाएं तो वो लोग अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। तुम्हें तो अनाथ आश्रम में ऐसा रिश्ता मिल गया है, तो क्यों नाशुक्री कर रही हो? और आगे जो बात सुनैना ने कही, मुझे लगा मैं अपना सर पीट लूं। वो कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। देखो सुनैना, हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं और हमेशा ही साथ रहेंगे। तुमने हमेशा मेरे आंसू पोंछे हैं और मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तीसरे की ज़रूरत है। हम यूं ही अपनी ज़िंदगी इसी अनाथ आश्रम में गुजार लेंगे। यहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ का सिस्टम संभालेंगे, बस गुजर जाएगी ज़िंदगी। शादी करना कोई ज़रूरी तो नहीं है। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो। वो लड़का तो तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया है। कहता है, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। पति की मोहब्बत तो एक अलग ही चीज़ होती है, और ये तो हर औरत की नेचुरल इच्छा होती है कि उसे कोई चाहे। तुम तो इस मामले में भी खुशनसीब हो कि वो लड़का तुम्हें पहली ही नज़र में चाहने लगा है। नताशा कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और वो इंसान मुझे बहुत दूर ले जाएगा, और हो सकता है दोबारा मुझे अनाथ आश्रम में आने ही न दे, तुमसे मिलने न दे। मैं तो मर जाऊंगी। वो कुछ ज़्यादा ही रुआंसी हो रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछे, उसे मोहब्बत से समझाया, और फिर उससे ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे पति से खुद बात करूंगी कि वो तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ मिलवाने लाता रहे। ठीक है। मेरे बहुत समझाने पर वो राजी हुई थी, लेकिन शादी से पहले तक वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बार बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठा रही थी। कहती, तुम मत जाओ, मेरे पास ही बैठी रहो। मैं भी उसके जाने से बहुत उदास हो रही थी, लेकिन शादी तो उसे करनी ही थी। मैं इसीलिए खुश थी कि मेरी दोस्त एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। मुझे और क्या चाहिए था। नताशा शादी के बाद मेरे गले लगकर खूब रोई थी और फिर विदा होकर चली गई। मैं नताशा के पति से कहने लगी कि उसे कुछ दिन बाद ही अनाथ आश्रम मिलवाने के लिए ले आना, और उसने इस बात पर हामी भी भरी थी। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसने 2-3 दिन बाद ही नताशा को अनाथ आश्रम में पूरे दिन के लिए छोड़ दिया था। जब नताशा आई तो उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। वो इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद न थी। बार बार मुझसे समीर की ही बातें किए जा रही थी। कहने लगी, सुनैना, वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे पहली नज़र में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम इतनी खूबसूरत जो हो। मैं खुश थी कि चलो नताशा अपनी ज़िंदगी से खुश तो हुई। उसके बाद वो जब भी आती अपनी बातें मुझे बताने लगती। उसकी बातें हमेशा समीर के आसपास ही घूमती रहती थीं। वो ये कहता है, वो ये करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। कुल मिलाकर समीर नताशा पर दिलो जान से फिदा था। 1 साल बीत गया था, लेकिन उसके घर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, और फिर भी समीर की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्हीं दिनों इंचार्ज ने मुझसे कहा कि अब तुम ऑफिस में बैठकर मेरा काम संभालो,
क्योंकि अब मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकती। मैं कुछ बीमार भी रहने लगी हूँ। मैंने इंचार्ज की कुर्सी संभाली। अब इंचार्ज कम ही ऑफिस आती थी, लेकिन उसका भाई नितिन ऑफिस में बैठने लगा था। वो ऑफिस के बाहरी मामले देखा करता था और अनाथ आश्रम के मामले के लिए मुझे उससे बातचीत भी करनी पड़ती थी। खुश मिजाज किस्म का इंसान था। खूबसूरत तो इतना ना था, लेकिन शौक मिजाज बहुत ज़्यादा था। बात बात पर हंसने लगता, मजाक करने लगता। पहले तो मैं उसकी संगत में बहुत घबराती थी। वो बहुत सारे अर्थपूर्ण वाक्य बोल जाता था। मुझसे कहता था, खूबसूरत लड़कियों के नखरे बड़े हैं, भाई लड़कों से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। अब इतनी भी क्या बेमुरब्बती। हाँ, शायद खूबसूरत नहीं हूँ मैं, और हैंडसम नहीं हूँ, शायद इसीलिए। वो मुझे कंफ्यूज देखकर कहने लगा, यार तुम बताओ सुनैना, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? जो लड़कियाँ मुझे देखकर ही रुख बदल जाती हैं। अब उसकी बात का मैं क्या जवाब देती। मैं बात को टालने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, आपको मालूम है कि जो नए बच्चे अनाथ आश्रम में आए हैं, उनमें से कम उम्र बच्चियों की संख्या कितनी है? मैं खामखा ही रजिस्टर खोलकर उनमें से देखकर बात करने लगी थी। उसने मेरे हाथ से पेन लेकर एक तरफ रख दिया और रजिस्टर बंद कर दिया। कहने लगा, सुनैना, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे बताएं। मैंने कहा, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? बहुत ही बेकार सा सवाल है। सुमित कहने लगा, असल में मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, दिलो जान से उसे चाहने लगा हूँ, लेकिन वो तो मुझे घास ही नहीं डालती, मुझे देखकर ही अपनी नज़रें फेर लेती है। इसीलिए मुझे डर सा लगा रहता है कि मैं उससे इजहार मोहब्बत करूं और आगे से वो मुझे खरी खरी सुना दे। अब आप ही बताएं, क्या मैं हैंडसम नहीं लगता? वो इंचार्ज का भाई था, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती थी? बेशक वो बेहद खूबसूरत न था, लेकिन अच्छा था, बुरा न था। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, अपनी किस्मत आजमा लें। कहने लगा, आपने मुझे देखा है? जरा गौर से देखकर बताएं। लड़कियों को जरा ज़्यादा पता होता है, क्योंकि लड़कियां एक जैसे ही सपने देखती हैं। अब मुझ में इतनी तो हिम्मत न थी कि मैं उसे यूं आंखें फाड़ कर देखती। मैंने बस छोटी सी नज़र उस पर डाली और कहा, जी हाँ, आप अच्छे खासे ही हैं। कहने लगा, अगर आपको मुझ जैसा लड़का प्रपोज करे तो क्या आप मान जाएंगी? अब तो उसके सवालों ने मुझे बदहवास कर दिया था। मैं बेहद नर्वस थी, उसे क्या जवाब देती। कहने लगा, बताएं ना सुनैना। मैंने कहा कि हमारी चॉइस कहाँ देखी जाती है सुमित, और ना ही हमारी मर्जी पूछी जाती है। मेरे लिए तो अगर किसी बुढ़े का रिश्ता भी आ गया तो मैं उस पर भी ऐतराज़ नहीं कर सकती। जिस कड़वी सच्चाई का मैंने उसे हवाला दिया था, उसका चेहरा एकदम से बुझकर रह गया था। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मैं बुरी तरह से उछल पड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, वो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ सुनैना। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सुनकर तो मेरे आंखों में सीटियां सी बजने लगी थीं। मैं इस तरह के इजहार मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी और कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन दरवाजे तक पहुंची ही थी तो वो कहने लगा, सुनैना, प्लीज़ कल इनकार मत करना। और फिर इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था। दूसरे दिन इंचार्ज बड़ी खुशी से आई थी और सुमित भी साथ ही था। कहने लगी, हम दो ही बहन भाई हैं और ये मेरे साथ ही रहता है सुनैना। तुम इसकी संगत में बहुत खुश रहोगी। इसने दुबई की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इसकी नौकरी जरूर लग जाएगी। मेरा भाई शादी के बाद तुम्हें भी दुबई ले जाएगा। तुम इसके साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जियोगी। इससे पहले कि इंचार्ज मेरी उंगली में अंगूठी पहनाती, सुमित कहने लगा, दीदी, अंगूठी तो मैं पहनाऊंगा। अनाथ आश्रम में मौजूद सब औरतें इस खुशी में शामिल थीं। उन्हीं दिनों नताशा अपने पति के साथ घूमने नैनीताल गई हुई थी। मैंने उसे ये खबर नहीं सुनाई थी, वरना वो तो सारा सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँच जाती। मैंने सोचा, जब वो मुझसे मिलने आएगी तो मैं उसे ये खुशखबरी सुना दूंगी। जाहिर सी बात है, वो भी बहुत खुश होगी। नैनीताल ट्रिप पर जाने से पहले नताशा यहाँ आई थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं चाह रहा। सुनैना, तुम ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ? अनाथ आश्रम अब पूरा का पूरा मेरे सिर पर है। सोचो, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। नताशा कहने लगी, तुम्हारे बगैर मेरा दिल वहाँ नहीं लगेगा। मैं जब तक हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ ना आ जाऊँ, मेरा तो दिल ही नहीं लगता। लेकिन मैंने उसे कहा कि अब अपने घर पर दिल लगाना शुरू करो। भला ये कोई बात है? अब तो समीर भी मुझसे कहने लगा था कि आप ही इसे समझाएं, ये घर पर दिल लगाए। हर समय ये आपकी ही बातें करती रहती है और मुझे यहाँ आने की जिद करती है। मैं एक ऑफिस का कर्मचारी हूँ, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने नताशा को बहुत समझाया था। उधर समीर नताशा को घुमाने के लिए नैनीताल ले गया था
और इधर सुमित से मेरी मंगनी भी हो गई थी। खैर 2 महीने बाद भी शादी तय हो गई थी, लेकिन मैंने इंचार्ज से साफ कह दिया था कि इन 2 महीने में सुमित से कह दें कि वो मुझसे दूर ही रहे। मेरी बात सुनकर सुमित मुझे नाराजगी भरी नज़रों से देख रहा था। कहने लगा, एक बार मेरे घर आ जाओ तो तुम्हें बताऊंगा, बहुत पाबंदियां लगानी आती हैं तुम्हें, गिन गिन के बदले लूंगा तुमसे। जो जुदाई की सज़ा मुझे दे रही हो बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। उसकी इस तरह की बातें मेरा दिल धड़काने के लिए काफ़ी थीं। मुझे लगा था कि नताशा 8 दिन के बाद आएगी, लेकिन वो तो चौथे दिन ही रोती धोती अनाथ आश्रम पहुंच गई थी। कहने लगी, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा, बार बार मुझे तुम्हारी याद आती रही, इसलिए मैंने समीर से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलो। मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। मैं उस बेवकूफ़ लड़की की अकल पर जितना भी मातम करती उतना ही कम था। खैर मैंने उसे अपने हाथ में पहनी अंगूठी दिखाई तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ये कब खरीदी तुमने? मेरे चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया और ये सब सुनकर तो वो हत्ते से ही उखड़ गई थी। हालांकि मुझे लगा था वो मोहब्बत से मुझे गले लगाएगी और मुझे ढेर सारी दुआएं देगी, लेकिन वो कहने लगी, इंचार्ज का भाई होता कौन है तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला? मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है नताशा, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? नताशा कहने लगी, नहीं तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? सुमित बहुत ही अच्छा इंसान है। नताशा कहने लगी, बस नहीं कर सकती, ये तो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी वो पहले यहाँ आता था अपनी बहन से यही कहता था कि मैं तो दुबई में जॉब करूँगा और वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा, मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है। ये तो शादी करके तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा और मैं तो मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। मैं तो उसकी इस तरह की बातें सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने कहा, नताशा, हमेशा हमेशा के लिए कोई साथ नहीं रहता, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। तुम भी समीर के साथ अपना मन लगाओ और अपना परिवार बनाओ। अगर सुमित मुझे दुबई ले भी गया तब भी हम फ़ोन से एक दूसरे से बात करते रहेंगे और जब भी मेरा यहाँ इंडिया आना होगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगी। लेकिन नताशा ने तो एक तमाशा सा खड़ा कर दिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से मेरी अंगूठी उतार कर दूर फेंक दी। कहने लगी, इसे ख़त्म करो, इस रिश्ते को ख़त्म करो। सुनैना, तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी, समझी ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। 2 दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर में काटती हूँ। 2 दिन में 100 बार तुम्हें याद करती हूँ। समीर की जान खा जाती हूँ कि मुझे सुनैना को देखना है, उससे मिलना है, उससे बातें करनी है। जब तक कि मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें कर न लेती हूँ मुझे तो चैन ही नहीं आता। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे नताशा के जज्बातीपन पर अफसोस होने लगा। मैंने सबसे पहले अपनी अंगूठी ढूंढ कर पहनी और फिर नताशा से सख्त शब्दों में कहा कि बहुत हो गया, तुम्हें अपने घर में अब दिल लगाना चाहिए अपने पति के साथ। जाहिर सी बात है, मैं भी सारी ज़िंदगी तो ऐसी नहीं बैठी रहूँगी, शादी तो मुझे भी करनी है। सुमित से नहीं होगी तो कल को किसी और से हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा यहाँ अनाथ आश्रम में बैठी तो नहीं रहूँगी, मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी है। ये सुनना था कि नताशा रोने लगी और फ़ौरन वहाँ से चली गई। मैंने सोचा, अच्छा है कि वो चली गई है, 2-3 दिन में ही वापस आ जाएगी, उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी। लेकिन 8 दिन गुजर गए थे, नताशा की कोई खबर नहीं थी। अब तो मुझे भी नताशा की तरफ से परेशानी होने लगी थी। दूसरी तरफ सुमित रोज फ़ोन पर मुझसे बातें करने लगा था। रोजाना वो मेरे साथ कोई ना कोई प्लान बना रहा होता था। कभी कहता, शादी के फ़ौरन बाद हम लोग वहाँ घूमने जाएंगे, कभी कहता, वहाँ घूमने जाएंगे। मैं भी आजकल ऐसे ही हसीन सपने सजा रही थी कि जब नताशा के रूठ कर जाने को 10 दिन गुजर चुके थे। एक दिन समीर का कॉल आया, वो बहुत परेशान था। कहने लगा, सुनैना, क्या आप घर पर आ सकती हैं? मैंने बहुत मजबूरी की हालत में आपको फ़ोन किया है। मैंने कहा, क्या हुआ है समीर? कहने लगा, नताशा बेहद बीमार है, उसका बुखार नहीं जा रहा और वो बुखार में भी आपको ही बुला रही है। ये सुनना था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फ़ौरन से नताशा के घर गई थी। वो बेखुद सी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसे पुकारा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर कहने लगी, दुआ करो सुनैना कि मैं मर जाऊं। उसकी ये बात सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जब से मैं यहाँ तुमसे नाराज होकर आई हूँ मैं तभी से बुखार में हूँ। समीर से कई बार कह चुकी हूँ कि वो तुम्हें बुलाकर मेरे पास ले आए, तभी मैं ठीक होंगी, लेकिन वो नहीं मानता। 10 दिन से मैं बुखार में हूँ। मेरा बुखार एक पल के लिए नहीं टूटा।
अब जाकर समीर ने तुम्हें बुलाया है, ये कहकर वो रोने लगी। मैं उसकी मोहब्बत के आगे बेबस हो गई थी। मैंने उसको अपने साथ लगाया, उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी रो रही थी। कहने लगी, तुमने शादी ही करनी है ना, तो ठीक है, ऐसा करो, समीर से कर लो। ये बात सुनकर तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रही हो, अपने होश में तो हो। वो रोने लगी और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सुनैना, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त जिंदा रहे तो समीर से शादी कर लो। हम दोनों मिलकर रहेंगे, जैसे बचपन से अब तक मिलकर रहते आ रहे हैं। मुझे इस चीज़ से कोई जलन नहीं होगी कि तुम मेरे पति की पत्नी हो, तुम मेरी सौतन हो। मैं अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी। मुझे लगा वो अपने होश में नहीं है। मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। जैसे ही उठकर मैं पीछे पलटी, समीर दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसके हाथ में 2 कप चाय के थे। मेरा उसकी नज़रों से टकराव हुआ था तो वो कुछ गड़बड़ा सा गया था। उसके चेहरे की नागवारी साफ जाहिर थी। मैं फौरन से कमरे से निकल आई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नताशा मुझे ये बात भी कह सकती है। अंदर से मुझे नताशा की और समीर के लड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। वो बार बार कह रही थी कि तुम मेरी दोस्त से शादी कर लो, वरना मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। और वो लड़ रहा था कि तुमने तमाशा बना रखा है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी को आंख भर के देख भी नहीं सकता। और शादी तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं करनी तुम्हारी दोस्त से शादी। यही बेहतर होगा कि तुम भी अपने घर में दिल लगाने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने अपनी वजह से सबको परेशान कर रखा है। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से समीर के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो मैं जल्दी से कमरे में भागी थी। मैंने देखा कि नताशा ने अपने मुंह में ढेर सारी नींद की दवाइयाँ डाल रखी थीं और पानी पीकर उन्हें निगल लिया था। कहने लगी, ठीक है, मैं मर जाती हूँ, फिर तुम दोनों जो चाहे कर लेना। ये सुनना था कि हम दोनों के होश उड़ गए थे। फौरन समीर उसे अस्पताल लेकर भागा। मैं भी साथ ही गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो नींद में जा चुकी थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे वो बेहोश हो चुकी थी। 2 दिन लग गए थे, लेकिन ना तो नताशा होश में आ रही थी और ना ही डॉक्टर कुछ उम्मीद से नजर आ रहे थे। उन्होंने उसका मैदा तो वॉश कर दिया था, लेकिन कहने लगे कि दवा का असर उसके पूरे शरीर में फैल गया है। हमें डर है कि वो कोमा में न चली जाए। ये सुनना था कि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। समीर की हालत भी मुझसे अलग न थी। 2 दिन बाद उसे होश आया तो हमारी जान में जान आई, लेकिन वो अपनी जिद पर अब भी अड़ी हुई थी। हम दोनों से कहने लगी, अगर तुम दोनों ने शादी न की तो मैं फिर से ऐसी ही कोई और हरकत करूंगी। मैं सुमित को कभी भी सुनैना के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ वो हर समय मेरी आंखों के सामने रहे, जरा सा भी दूर ना हो, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। समीर ये जान चुका था वो सिर्फ धमकी नहीं दे रही, वो सचमुच कर गुजरेगी, इसलिए उसने हथियार डाल दिए थे। फिर मुझे भी हार माननी पड़ी। जैसे ही नताशा की तबीयत थोड़ी संभली, उसने अस्पताल के पास बने मंदिर में ही जाकर मेरी और समीर की शादी करवा दी। जब मैं हॉस्पिटल से अनाथ आश्रम में वापस आई तो अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। 2 दिन बाद मैं अनाथ आश्रम पहुंची थी कि सामने ही सुमित मुझे घूर रहा था। कहने लगा, क्या हुआ था तुम्हारी दोस्त को कि 2 दिन के लिए उसके घर रहने चली गई थी? कितने फ़ोन किए मैंने तुम्हें सुनैना, और एक फ़ोन का भी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मैं उसे क्या कहती। मैंने हाथ से अंगूठी उतारी और उसके हाथ में थमा दी। वो तो हैरत से मुझे देखता रह गया। कहने लगा, सुनैना ये क्या है? मैंने कहा कि सुमित, मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। ये सुनना था कि वो गुस्से से पागल होने लगा। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, रोज़ाना फ़ोन पर हम बातें करते हैं। कल तक तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई भी ऐतराज़ नहीं था, लेकिन अचानक से आज क्यों हो गया? मैंने कहा, आज मेरी शादी हो गई है। ये सुनना था कि वो मुझे यूं देख रहा था जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अब उसकी नज़र मेरी मांग में भरे सिंदूर पर पड़ी थी तो वो चौंक गया था। सुनैना, ये सब क्या है? कह दो कि ये सब झूठ है। सुमित कहने लगा, सुनैना, भगवान के लिए ऐसा जानलेवा मजाक मत करो। ये सब सुनकर मैं हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे रोते रोते सब कुछ बता दिया था। वो कहने लगा कि ये जज्बाती फैसला है, तुम अभी के अभी तलाक लो उस लड़के से। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। जब तुम्हारा दिल ही इस बात के लिए राजी नहीं तो तुम कैसे शादी कर सकती हो? ये तुम्हारे साथ भी ज्यादती है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुनैना, चलो फ़ोन लगाओ अपनी दोस्त को। सुमित बेहद परेशान था। मैंने कहा, सुमित, वो मर जाएगी। पहली बार मैंने सुमित की आंखों में आंसू देखे थे। कहने लगा, और मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? क्या मैं इतना गैर हूँ तुम्हारे लिए? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी जज्बात नहीं? वो अपने आंसू पोंछने लगा। ठीक है, जाओ, जाकर अपनी दोस्त को जिंदगी दो। ये कहकर वो रुका नहीं था, अनाथ आश्रम से बाहर निकल गया था। 2 दिन तक मैं रोती रही थी।
एक दिन अनाथ आश्रम की इंचार्ज मेरे पास आई और कहने लगी, सुनैना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे भाई का दिल तोड़ दिया है। वो आज शाम की फ्लाइट से दुबई जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि दुबई में उसकी जॉब लग गई है और शादी के फौरन बाद वो तुम्हें भी ले जाता। लेकिन तुम्हारे जज्बाती फैसले से मेरे भाई के जीने का हक ही छिन गया है। उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई है। आज रात की फ्लाइट से वो जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मेरा दिल कुछ पल के लिए मेरे सीने में ही थम सा गया था। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अपने दोस्त की कुर्बानी तो नहीं दे सकती थी। कुछ दिन बाद ही नताशा बड़ी खुशी खुशी समीर के साथ आई थी और मुझे विदा करवाकर अपने घर ले गई थी। मेरे लिए शादी का लहंगा भी लाई थी। उसने मुझे अपने हाथों से तैयार किया था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो सच में पागल लड़की थी, वरना अपनी सौतन को कौन यूं सजाता है। हाँ, समीर के चेहरे पर बहुत उदासी थी, कोई जज्बात नहीं थे उसके चेहरे पर। अब मैं भी जानती थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन हूँ। घर जाते ही नताशा ने मुझे कमरे में बिठाया और बाहर चली गई। मेरे दिल में अभी भी समीर के लिए कोई जज्बात न थे। मैं जानती थी कि वो भी मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता। उस समय मुझे कोई गम था तो बस यही था, वो सुमित का था कि मेरी वजह से उसका दिल बहुत टूट गया था। लेकिन मैं क्या करती? बात नताशा की ज़िंदगी की थी और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि अपनी दोस्त को मौत के घाट उतार देती। फिर मैंने ये सोचा कि समय के साथ साथ वो भी संभल जाएगा। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं सिमट कर बैठ गई थी। मैं सोच चुकी थी कि समीर से कह दूंगी कि अभी मैं इस रिश्ते के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने नज़रें उठाकर देखा तो समीर के बजाय कमरे में नताशा आई थी। मुझे मुस्कुराकर देख रही थी और मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए बड़ी इच्छुक थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नताशा कहने लगी, देखो, समीर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ बात करने आई हूँ। समीर से सिर्फ तुम्हारा कागजी रिश्ता ही रहेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ समीर से भी करने लगी हूँ। जितनी जुनूनी मोहब्बत मुझे तुमसे है, उतनी ही जुनूनी मोहब्बत मुझे समीर से है। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगी कि समीर तुम्हें वही मोहब्बत दे जो वो मुझे देता है, तुम्हें उन्हीं नज़रों से देखे जैसे कि मुझे देखता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही ठंडी पड़ गई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। नताशा कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने लिए लाई हूँ, ताकि तुम्हारी कहीं शादी ना हो जाए, तुम मुझसे दूर न चली जाओ। हम दोनों इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे अनाथ आश्रम में रहते थे। हाँ, लेकिन समीर मेरा पति है और मेरा ही रहेगा। मैं ये नहीं चाहूँगी कि तुम उसके लिए सजो बनो, उसके करीब जाने की कोशिश करो। पूरा दिन तुम आज़ादी से घर में जहाँ चाहे घूम सकती हो, लेकिन जैसे ही समीर घर आएगा तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। तुम्हें खाना पीना सब तुम्हें यहीं मिल जाया करेगा। मैं तो नताशा की बातें सुनकर यूं हो गई थी कि जैसे सांस लेना भूल गई थी। कैसी खुदगर्ज मोहब्बत थी नताशा की। अगर उसकी ऐसी ही कोई इच्छा थी तो फिर उसने मेरा रिश्ता सुमित से क्यों ख़त्म करवाया था, क्यों अपने पति से शादी करवाई थी। मैं भी एक इंसान थी, जीती जागती लड़की थी, अपने अंदर सब जज्बात रखती थी। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे चाहे, मुझे मोहब्बत दे। मैं सिर्फ एक दोस्ती की खातिर अपने जज्बातों की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। एक नेचुरल सी ख्वाहिश थी जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। उसके बाद जो उसने मुझसे कहा, मेरे तो होश उड़ गए। कहने लगी, अगर तुमने कभी भी समीर के करीब जाने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी और समीर को भी जान से मार दूँगी। तुम जानती हो ना, मैं जो कहती हूँ वो कर दिखाती हूँ। ये कहकर वो कमरे से चली गई और मैं उसकी बात सुनकर यूं हो गई थी जैसे पत्थर की हूँ। मेरे अंदर कोई जान न बची थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्या ये मेरी वही दोस्त थी जो मुझ पर जान निछावर करती थी? वो कैसे अपनी मोहब्बत के चक्कर में मुझे तमाम जिंदगी की सज़ा सुनाकर चली गई थी? मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी पत्थर आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरी वो रात रोते ससकते गुजरी थी। पहली बार मुझे अपनी वो गुमनाम माँ याद आने लगी जिसके जिगर का मैं टुकड़ा थी। फिर सोचा कि जब उसे ही मुझ पर दया न आई और मुझे अनाथ आश्रम के झूले में डाल गई थी तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखती। फिर मुझे ये लगा कि शायद मुझे सुमित की बददुआ लग गई है। वो मुझे कितना चाहता था और मैंने उस पर नताशा को अहमियत दे दी। नताशा को तो सब कुछ मिल गया था, प्यार करने वाला पति, अपना घर और वो दोस्त भी जो उसकी मोहब्बत की खातिर सारी ज़िंदगी एक बेनाम सी ज़िंदगी जीने पर मजबूर होगी। सुबह मैं जब कमरे से बाहर आई तो समीर और नताशा नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर नताशा कहने लगी, आओ आओ सुनैना, यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर देती हूँ। और इससे पहले कि नताशा उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती, समीर ने माथे पर बल डाले और उठकर खड़ा हो गया। अपना कप पकड़ा और एक ही घूंट में गरम गरम चाय अपने मुंह में डालने के बाद जाने लगा। कहने लगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
मैं समझ गई थी कि मेरे आने से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जाहिर सी बात है, एक अनचाही पत्नी थी मैं, और उसके सामने उसकी मोहब्बत बैठी हुई थी। वो भला मुझे क्यों अहमियत देता। समय गुजरने लगा था। नताशा समीर के आने से पहले मुझे कमरे में कैदी बना देती थी। मेरा खाना भी वहीं देती थी। अक्सर मुझे कमरे से बाहर समीर और नताशा के हंसने की आवाज़ें आती थीं। मैं उस वक्त फूट फूट कर रोने लगती थी। मुझे अपनी गलती का अब पूरी तरह एहसास हो रहा था। नताशा वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन समीर के सामने मुझे आने नहीं देती थी। 3 महीने गुजर गए थे। मुझे लगता था कि जैसे मैं कठपुतली हूँ, नताशा के इशारों पर नाचने वाली। एक रात जब मैं रो रही थी, मेरे कमरे में दस्तक हुई। मुझे लगा नताशा ही होगी। मैंने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोल दिया तो मुझे हैरत का झटका लगा। सामने समीर खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, आप रो क्यों रही हैं? मुझे उस समय उस पर इतना गुस्सा आया कि जिसकी हद नहीं थी। क्या वो इतना अनजान था? मैंने कहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास आपकी पत्नी मौजूद हैं, जाएं उसके पास जाएं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर तक मेरे दरवाजे पर दस्तक होती रही, लेकिन मैं पत्थर की बनी बैठी रही। एक बार रात के 3 बजे मेरे सर दर्द के मारे फट रहा था। मैंने सोचा इस समय वो दोनों कमरे में जा चुके होंगे, इसलिए मैं अपने लिए चाय बनाने किचन में चली आई। अभी मैं चाय बना ही रही थी कि मुझे लगा जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने अचानक मुड़कर देखा तो हैरान हो गई। समीर किचन के दरवाजे को टेक लगाए खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। अचानक उसे मेरी नज़रें मिली तो सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा, चाय बना रही हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा था। कहने लगा, सर में दर्द तो मेरे भी हो रहा है। काफ़ी रातों से जाग रहा हूँ। किसी की सिसकियाँ चैन नहीं लेने देती। ऐसा करो, मेरे लिए भी चाय बना दो। मेरे हाथ कुछ पल के लिए वहीं थम गए थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाय तो बना चुकी थी, इसलिए एक कप में चाय डाली और कह दिया कि आप पी लें, मैं सोने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं किचन से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे करंट सा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया है। समीर कहने लगा, चाय तुमने अपने लिए बनाई थी, फिर अपना कप मुझे देकर क्यों जा रही हो? कब तक दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहोगी? चलो ऐसा करते हैं, आधी आधी पी लेते हैं। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जो कुछ उसकी आंखों में था मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि समीर को क्या जवाब दूं। मेरा हाथ पकड़े वो मुझे शेल्फ के पास ले गया और एक घूंट चाय का भरकर कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, लो पी लो। मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। मैं हैरत से उसे तक रही थी। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मैं बेहद स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ और मुझे देखने का तुम पूरा हक भी रखती हो, लेकिन ज़रा मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझसे छुपती क्यों हो? मैं तो तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ मुझे तुम नज़र नहीं आती। समीर की बातें मुझे हैरान कर रही थीं। मैंने कहा, आपको परवाह है क्या? जाने क्यों मैं शिकवा कर बैठी थी उस पर। वो कहने लगा, बहुत परवाह है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम अपना दरवाज़ा क्यों लॉक रखती हो? कभी तुम्हें देखने का जी भी चाहे तो मैं दरवाजे से ही लौटकर वापस चला जाता हूँ। इतना जुल्म तो अच्छा नहीं होता सुनैना। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। क्या वो मुझसे मोहब्बत? मेरा दिल जोरों से धड़का था। फिर वो कहने लगा, सुनैना, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी चाहने लगा हूँ। शायद ये हमारे बीच बने रिश्ते की डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। रात भर तुम्हारी सिसकियाँ मुझे बेचैन करती हैं। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ मेरी नज़रें तुम्हें ही तलाशती हैं। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें कमरे में बंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल जब मैं ऑफिस से आऊँ तो तुम तैयार होकर बाहर बैठना, जैसे कि नताशा होती है। ये कहकर वो किचन से चला गया और मैं हैरत की तस्वीर बने उसी देखती रही। अगले दिन मैंने वैसा ही किया। मैंने एक अच्छा सा ड्रेस निकाल कर पहना और खूब तैयार हुई थी और समीर के आने से पहले बाहर आकर खड़ी हो गई थी। मुझे इस हाल में सजा समरा देखकर नताशा की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, बाहर की डोरबेल बजी थी। मैं फौरन से दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो सामने समीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स थे। उसने मुझे एक पकड़ा दिया और कहने लगा, ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। फिर आगे बढ़कर एक दूसरा बैग उसने नताशा को पकड़ा दिया, लेकिन वो गुस्से में थी कि उसने वो शॉपिंग बैग वहीं फेंका और अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाती, समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे सर पर चढ़ाने की। खाना गर्म करो, हम दोनों आज साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा,
कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। समीर ने कहा कि वो कुछ नहीं करेगी। समीर ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया, बल्कि पहला निवाला भी अपने हाथ से मुझे खिलाया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। समीर कहने लगा, यूं रोकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मेरा जमीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उस लड़की के साथ बुरा सलूक करूं जो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को सिर्फ नताशा के जज्बातीपन को देखकर छोड़कर चली आई है। अपने हाथों से उसने मेरे आंसू पोंछे और फिर मेरे कान के करीब आकर कहने लगा, सुनैना, अपने कमरे का दरवाज़ा आज रात को लॉक मत करना। मेरा दिल एक अजीब से लय में धड़कने लगा था। समीर की बातों में जैसे मेरे अंदर के तमाम जज्बातों को जन्म दे दिया था। रात के 3 बजे समीर मेरे पास आया था। ये हमारे रिश्ते की डोर ही थी जो शायद मुझे समीर की तरफ खींच रही थी। मैं अब समीर से मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अपने दिल को टटोला। सुमित उसमें कहीं भी नहीं था। शायद सुमित ने मुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन मैंने कभी सुमित से मोहब्बत की ही नहीं थी। मेरे दिल में अब सिर्फ और सिर्फ समीर था। हाँ, सुमित के लिए दुख जरूर हुआ था, क्योंकि उसने तो मुझसे मोहब्बत ही की थी। उस रात जब समीर मेरे पास आया तो हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई थीं। आते ही उसने मुझे कसकर बाहों में भर लिया था। कहने लगा, सुनैना, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार दूंगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि नताशा के साथ साथ तुम भी मेरी पत्नी हो। अगर नताशा मेरे प्यार की हकदार है तो तुम भी मेरे प्यार की हकदार हो। मैं भी समीर की बाहों में समा गई थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। सुबह होने से पहले समीर चला गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर समीर के प्यार की लाली अभी तक फैली हुई थी, जो मेरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। सुबह नताशा ने मेरे चेहरे को देखा तो मैं उससे नजरें चुरा गई थी। उसने भी सर झटक दिया था। फिर तो अब रोज ही ऐसा होने लगा था। आधी रात को समीर मेरे पास आता जब नताशा सो चुकी होती थी। कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। नताशा भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी, नताशा के तो होश ही उड़ गए थे। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मैं समीर को खुशी देने जा रही थी जो नताशा नहीं दे पाई थी। नताशा मुझे हैरत से देख रही थी और कहने लगी, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा पाप करते हुए? मैंने कहा, मैंने क्या किया है? नताशा कहने लगी, मैं आज समीर से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। तुम मेरे घर में रहते हुए ये सब कर रही थीं। शायद वो ये सुनना ही नहीं चाहती थी कि ये बच्चा समीर का बच्चा है और वो मेरे पास आता रहता है। जब मैं घर गई तो समीर पहले से ही मौजूद था। नताशा कहने लगी, ये लड़की तो बदचलन है। तुम जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि प्रेग्नेंट है। हालांकि मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो समीर। मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकते। ये बदचलन है, इसे तलाक दे दो। मैं इसको अपने पास अब और नहीं रखना चाहती। मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। फिर कहने लगी, तुम चाहते थे ना कि मैं उससे ना मिला करूं, मैं अपने घर पर ध्यान दूं, तुम पर ध्यान दूं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं इस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। बस इसे बाहर निकाल दो, इसे तलाक दे दो। वो रोए जा रही थी और जो भी उसके मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। लेकिन समीर की नज़र तो मुझ पर थी। वो मेरे पास आया और कहने लगा, सच में तुम उम्मीद से हो क्या? शायद वो नताशा की हर बात को गायब दिमागी से सुन रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी और शायद उसे विश्वास नहीं आ रहा था, और वो इस विश्वास को पक्का करने के लिए मेरे पास आया था। मैंने सर हाँ में हिला दिया तो उसने मुझे कसकर बाहों में भर लिया। कहने लगा, आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझसे जो भी मांगोगी तुम्हें दे दूंगा। और ये देखकर नताशा ने तूफान खड़ा कर दिया था। वो समीर के पास आई और उसको मुझसे अलग कर दिया और मुझे धक्के देने लगी। कहने लगी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरा घर बर्बाद करने आई थी। मैंने कहा था ना कि कभी समीर के पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हें मैं सिर्फ अपने लिए लाई थी। ये कहना था कि समीर ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगा, खबरदार नताशा, जो सुनैना को कुछ भी कहा, अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने कम कुर्बानी नहीं ली है उसे अपनी मोहब्बत की खातिर। सुनैना मेरी पत्नी है और इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से ही रहेगी। हाँ, अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले पर आज़ाद छोड़ता हूँ। ये सुनना था कि नताशा अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद करके जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। अब मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने कब उसे रोने दिया था? मैंने तो हमेशा उसे अपने साथ लगा कर रखा था, उसके आंसू पोंछे थे। लेकिन समीर ने मुझे कमरे में नहीं जाने दिया। कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे जाने की, वरना वो तुमसे तुम्हारे जीने का हक भी छीन लेगी। वो अंदर रो रही थी और मैं बाहर आंसू बहा रही थी। मोहब्बत तो मुझे उससे थी, लेकिन अपने रिश्ते का हक भी मुझे चाहिए था। बहुत सारे दिन ऐसे ही गुजर गए थे। हम सब कटे कटे एक दूसरे से घूम रहे थे। कोई किसी से बात नहीं करता था। घर का माहौल अजीब घुटा घुटा सा हो गया था। एक दिन
नताशा बहुत चुप थी, लेकिन मैं उसके सामने जाने से घबरा रही थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था। मुझसे कहने लगी, मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर उसने वो बॉक्स मेरी गोद में रख दिया। कहने लगी, इसमें शादी का जोड़ा है, आज पहनकर तैयार हो जाना। समीर को मैं खुद तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी और चिंता मत करो। आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं समझ गई थी कि जो कुछ मैंने किया है वो गलत था। मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। इतना कहकर नताशा ने अपनी शादी का जोड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके दूसरे हाथ में एक और बैग था। मैंने कहा, नताशा, ये बैग किस लिए? नताशा कहने लगी, मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। अब मैं इतनी ज़्यादा खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। हमेशा समीर के साथ खुश रहना। मेरी शायद यही सज़ा है कि मैं अब आगे की ज़िंदगी अकेले जीऊँगी। मैंने नताशा को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने समीर से कहा, प्लीज़ मुझे तलाक दे देना। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ। शायद समीर का दिल भी नताशा की तरफ से खट्टा पड़ गया था। उसने नताशा को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी और चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके नताशा को दे दिए थे। नताशा चुपचाप दोबारा से अनाथ आश्रम लौट गई थी। कुछ समय बाद सुनने में आया था कि नताशा वहाँ की इंचार्ज बन गई है और अब पूरा अनाथ आश्रम वही संभालती है। मैं कभी कभी उससे मिलने जाती हूँ। वो मुझसे वैसे ही खुश होकर मिलती है, लेकिन उसकी आंखों में छाई उदासी मुझे महसूस होती है। एक दिन अनाथ आश्रम में नताशा से मिलकर आ रही थी कि मेरा टकराव सुमित से हो गया। उसके साथ एक लड़की भी थी। उसने बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ रखा था। मुझे देखकर वो एकदम से चौंक गया था। मैं उसके पास गई। मैंने कहा, कैसे हो सुमित? साथ ही मैंने सुमित के पास खड़ी उस लड़की की तरफ देखा था। सुमित मेरी नज़रों का मतलब समझ गया था। कहने लगा, ये मेरी पत्नी है। अब मैं कब तक तुम्हारी मोहब्बत को दिल से लगाए बैठे रहता? मुझे भी तो शादी करनी थी। मुझे सुमित से कोई शिकवा नहीं था। हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है और उसे जीने का हक उसे होता है। किसी एक इंसान के लिए ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। मैंने सुमित को बधाई दी और फिर अपने घर चली आई, जहाँ मेरा पति समीर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैंने भी सुमित के सीने पर अपना सर रख दिया। मेरी ज़िंदगी में अब कोई दुख नहीं था, लेकिन एक दुख था कि नताशा खुश नहीं थी। और अगर नताशा उदास होती थी तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? जो कुछ किया था उसने उसकी खुद की गलती से हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल बीत गए हैं और मेरे 2 बेटे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, समीर को नताशा को घर पर ही रखना चाहिए या अनाथ आश्रम में रहने का उसका फैसला सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।